प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर मैसूरू में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस (IBCA) का किया शुभारंभ। टाइगर्स सेंसस रिपोर्ट भी की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व का किया दौरा। तमिलनाडु स्थित मदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकड़ू हाथी शिविर का भी किया दौरा। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज राजधानी में नई दिल्ली में बैठक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। जालंधर उपचुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को लगा झटका। पंजाब अकाली दल के पूर्व नेता इंदर इकबाल अटवाल बीजेपी में हुए शामिल। यूक्रेन की प्रथम विदेश उपमंत्री एमीन झापारोवा आज से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगी। दोनों देशों के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैडमिंटन में भारत के प्रियांशु राजावत और डेनमार्क के सेमीफाइनल में आयरलैंड के नाहात एनगुवेन को दी मात। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैसूरू में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का उन्होंने शुभारंभ किया। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस इन प्रजातियों के शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण और रक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने जुलाई 2019 में वैश्विक नेताओं के अलायंस का आह्वान किया था ताकि एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए इस अलायंस की शुरुआत की गई है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये पहल बहुत लाभकारी होगी। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम मोदी ने संरक्षण गतिविधियों में शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत भी की। पीएम मोदी ने अवैध शिकार रोधी केंद्र का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने वन्य जीवन को करीब से देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकड़ू एलिफेंट कैंप का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने एलिफेंट कैंप के महावतों से बातचीत भी की।
इस अवसर पर पीएम मोदी ने ऑस्कर विजेता शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स की प्रेरणा बने जोड़े बोमन और बेली से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनके हाथी को भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुदुमलाई में लोगों ने अभिवादन किया। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बैठक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मोहर लगेगी। बैठक के बाद ही भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मैराथन बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर विस्तार से मंथन किया गया था। जेपी नड्डा और अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, कर्नाटक चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कर्नाटक प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और कर्नाटक भाजपा कोर ग्रुप के अन्य नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा की। कर्नाटक में विधानसभा की सभी 224 सीटों पर 10 मई को चुनाव होना है। और बीएन चंद्रप्पा को तत्काल प्रभाव से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये नियुक्ति की है। बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण का बीते महीने निधन हो गया था। अब आर ध्रुव नारायण की जगह बीएन चंद्रप्पा की नियुक्ति की गई है। कर्नाटक कांग्रेस में अब प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के अलावा 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल रविवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अटवाल को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इंदर इकबाल लुधियाना के रायकोट से अकाली दल के विधायक रह चुके हैं। शियत के इकलौते बड़े कद के दलित नेता चरणजीत सिंह अटवाल लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। इंदर इकबाल अटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे खुशी है कि इसमें मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को काम करने का मौका दिया गया है। समाज ने देश की आजादी में भी योगदान दिया और आजादी के बाद भी आज तक हर रूप और स्वरूप में सिख समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा मान और सम्मान और अपनी सेवा दी। लेकिन आज जरूरत है कि हमें अपने आप को और दृढ़ता से, मजबूती से अपने देश की और अपनी स्टेट की सेवा करने का हमें मौका मोदी जी की लीडरशिप के अंदर करने का मौका मिलेगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है।
परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है, के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इससे पहले लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है और इसलिए हमें धनुष और तीर का प्रतीक मिला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि आज रामलला के दर्शन के लिए मैं अयोध्या जा रहा हूं। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। सभी कार सेवाओं में मैं उपस्थित रहा हूं। यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और तमाम लाखों करोड़ों जो राम भक्त है उनका सपना था, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बने, और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर भव्य विशाल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इस मंदिर को प्राप्त होगा और ये लाखों करोड़ों राम भक्तों का ये मंदिर बन जाएगा। और यहाँ पर इसलिए माथा टेकने को हम लोग आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन विकास परियोजनाओं की कुल लागत 1046 करोड़ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कुल 258 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए हम सब देख रहे हैं। यहां एक और समृद्धि है, विरासत का सम्मान है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले इस सत्र के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाए नया भारत। राजस्थान कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब आमने सामने टकरा रहे हैं। सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया है। बात यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को सड़क पर लड़ने का भी ऐलान कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ही सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को शहीद स्मारक राज्य की अशोक गहलोत के खिलाफ एक दिन के अनशन का ऐलान किया है। भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पीड़ितों से मिलना चाहती है, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें बार बार पीड़ितों से मिलने से वो रोक रही है। इसी कड़ी में आज जांच के लिए हावड़ा पहुंची एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को नबाना टोल प्लाजा के पास रोक दिया गया। 6 सदस्यीय टीम के सदस्य पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि पुलिस कह रही है कि सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई है और यहां कुछ भी नहीं है। वे डरे हुए हैं क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाएगा। इसको लेकर कमेटी ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है। पीड़ितों से अकेले मिलने जाने को भी धारा 144 के दायरे में लाया जा रहा है। दरअसल रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुगली जिले के रिसड़ा में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश रविवार सुबह नाकाम कर दी। रक्षा प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाहपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश उस वक्त नाकाम कर दी गई जब एलओसी पर पहरा दे रहे सेना के जवानों ने आतंकवादियों को भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास करते देखा और उन पर गोलीबारी की। अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद एक घुसपैठिया का शव देखा गया, जबकि अन्य घुसपैठिए जंगल में भाग गए। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर व्यापक तलाश अभियान चलाया जा रहा है और ब्यूरो की प्रतीक्षा की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने अमेरिका के लिए रवाना हो गई हैं। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 2023 की बैठकों में भाग लेंगी। साथ ही वे G20 बैठकों, निवेशक द्विपक्षीय बैठकों और अन्य संबंधित बैठकों में भी शामिल होंगी। ये बैठकें 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक वाशिंगटन डीसी स्थित WBG और IMF मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी। वसंतकालीन बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भाग लेंगे। भारतीय वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री करेंगी और इसमें वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रमुख कार्यक्रमों में विश्व बैंक विकास समिति और IMF समिति के पूर्ण सत्र, विश्व के अर्थशास्त्रियों और थिंक टैंक के साथ संवाद, विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श, राउंड टेबल बैठकों में वैश्विक व्यापार जगत के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ संवाद और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करना शामिल है। वित्त मंत्री सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 12 से 13 अप्रैल को दूसरी G20 FMCBG बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। G20 सदस्य देशों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे तथा वैश्विक मुद्दों के व्यापक आयाम के परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय चर्चाओं में भाग लेंगे। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमीन झापारोवा आज भारत पहुंच रही हैं।
अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा के साथ बातचीत करेंगी। दोनों के बीच आपसी हित के संबंधों पर चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन की वर्तमान परिस्थितियों और आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। झापारोवा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से भी मुलाकात करेंगी। उनका राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार विक्रम मिस्त्री से भी मिलने का कार्यक्रम है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष रिचर्ड हील्ट ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच चर्चा भारत और यूके के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को गति देने के तरीकों पर केंद्रित रही। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकोम में चल रही दूसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन है। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के विकासात्मक और पर्यावरण एजेंडे के बीच संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों ने पर्यावरण के लिए उचित जीवन शैली के माध्यम से विकास और पर्यावरण के मुद्दों पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने विकासशील देशों की जरूरतों को पहचानने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में G20 की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने G20 के भीतर और बाहर समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दुनिया के सामने विकासात्मक चुनौतियों का समाधान शामिल है। वहीं प्रतिनिधि केरल की संस्कृति से भी रूबरू हुए। सूरत में G20 के तहत महिलाओं के लिए साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करना है और महिलाओं को फिट रहने के लिए प्रेरित करना भी है। साड़ी भारतीय महिला की अनूठी पहचान है और भारत दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के कपड़े और साड़ी की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और सूरत शहर भारत का कपड़ा केंद्र है। भारत के गौरव और संस्कृति के प्रतीक साड़ी में अलग अलग राज्यों की महिलाओं ने भाग लिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज 58वां शौर्य दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में सीआरपीएफ के डीजी सुजोय लाल थाउसेन ने सीआरपीएफ वीरता दिवस के अवसर पर प्राणों की आहुति देने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि सीआरपीएफ हर साल 9 अप्रैल को अपना शौर्य दिवस मनाती है। ये उन वीर सिपाहियों के लिए मनाया जाता है जिन्होंने सैन्य बल के लिए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। 9 अप्रैल 1965 के ही दिन भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान गुजरात की कच्छ की खाड़ी में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने इतिहास रचते हुए 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और उनके हमले को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया था। तभी से हर साल 9 अप्रैल शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आईपीएल के 13वें मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत होगी। दोनों टीमों के बीच आज का ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने इस बार के आईपीएल का भी शानदार आगाज करते हुए पहले दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की है। गुजरात की तरफ से गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के अलावा शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने बैट के साथ शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ नाइट राइडर्स ने भी अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की। नाइट राइडर्स की तरफ से उनके स्पिन गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। नाइट राइडर्स भी आज गुजरात के खिलाफ अपने मुकाबले में जीत के दावे के साथ उतरेंगे। वहीं आज के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस आईपीएल में इन दोनों टीमों की शुरुआत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हुई है। जहां एक और पंजाब किंग्स ने अपने पहले दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स को अपने पहले दोनों मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा।
हालांकि एडन मार्करम और राहुल त्रिपाठी जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों की बदौलत सनराइजर्स पंजाब किंग्स को अच्छी चुनौती दे सकती है। आईपीएल में शनिवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18.1 ओवर में 3 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच को अपने नाम किया। चेन्नई के लिए अजिंक्य रहाणे ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। रहाणे ने मौजूदा सत्र में आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उन्होंने 19 गेंद पर ही अपने 50 रन पूरे किए। रहाणे ने 27 गेंद पर 61 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 36 गेंद पर नाबाद 40 रन बनाए। इससे पहले गेंदबाजी में जडेजा ने 3 विकेट लेकर मुंबई को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। मुंबई के लिए ईशान किशन ने सबसे अधिक 32 रन बनाए। वहीं टिम डेविड ने 31 और तिलक वर्मा ने 22 रन की पारी खेली। भारत के प्रियांशु राजावत ने ऑलियंस मास्टर्स में अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए फाइनल में स्थान बना लिया है। आज होने वाले खिताबी मुकाबले में भारतीय युवा खिलाड़ी का सामना डेनमार्क के मैग्नस जोहानसेन से होगा। इससे पहले प्रियांशु ने सेमीफाइनल में आयरलैंड के नाहात एनगुवेन को हराने में सफलता पाई। 21 वर्षीय प्रियांशु ने सेमीफाइनल मुकाबले में आक्रामक रणनीति अपनाते हुए विश्व के 35वें नंबर के खिलाड़ी नाहात को सीधे गेम में दी शिकस्त। ये पहला मौका है जब विश्व के 58वें नंबर के खिलाड़ी प्रियांशु ने किसी सुपर 300 विश्व टूर स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।